पहनाया और तय हुआ कि 719 कार्यालय जिले में बनेंगे और सभी प्रदेशों में एक एक भव्य कार्यालय बनेगा। यह उस समय तय हुआ था। आज मुझे खुशी हो रही है कि कुल कार्यालय जहां 719 बनने हैं, वहां 432 कार्यालय बन चुके हैं। वहां उद्घाटन के लिए तैयार 73 कार्यालय हैं और निर्माणाधीन 196 कार्यालय, देश भर में 196 कार्यालय बन रहे हैं। 73 उद्घाटन के लिए तैयार है। मित्रों, मैं रविंद्र राजू जी को और अरुण सिंह जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, लोगों को परस्यू करके, कार्यकर्ताओं को लगा करके इतनी बड़ी योजना बनाई है। और आज हिमाचल प्रदेश में भी 2 कार्यालयों का शिलान्यास हो गया है। एक अमित शाह जी ने किया, एक राजनाथ जी ने किया। आज 6 कार्यालयों का शिलान्यास हुआ है। मुझे बहुत खुशी है, चाहे वो नूरपुर हो, देहरा हो, कांगड़ा हो, पालमपुर हो, सुंदरनगर हो, कुल्लू हो, सभी जगह भव्य कार्यालय बनेंगे। इसके लिए मैं हिमाचल की इकाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लिया। मित्रों, 2-3 बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक तो कार्यालय समयबद्ध तरीके से बने। दूसरा, कार्यालय क्वालिटी का हो, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। अच्छा कार्यालय बने, कोई कार्यकर्ता आए तो उसको लगे कि वो एक अच्छी जगह आया है। और तीसरा, मोस्ट मॉडर्नाइज्ड कार्यालय बने, वेल इक्विप्ड कार्यालय बने। ई लाइब्रेरी होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस हॉल में डिजिटल स्क्रीन के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। बोर्ड रूम होना चाहिए। लोगों के बैठने के लिए कॉन्फ्रेंस की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे पदाधिकारियों के बैठने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और कार्यालय में आए हुए आगंतुकों के लिए भी सम्मान पूर्वक बैठने की व्यवस्था हो। इस तरीके से हमको कार्यालय का निर्माण करना है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस तरीके से कार्यालय को बनाएं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, समयबद्ध तरीके से बने, मोस्ट मॉडर्नाइज बने। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और जब मैं कार्यालय बोलता हूं मित्रों, तो कार्यालय ऑफिस नहीं होता है। ऑफिस 10 से 5 चलता है। कार्यालय 24 घंटे 24x7 365 डेज चलता है। कभी ताला नहीं लगता, उसको कार्यालय बोलते हैं। दिन में काम होता है, शाम को विचार होता है। यह आदान प्रदान की जगह होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन की जगह होती है। और यह संस्कार देने का स्थान होता है कार्यालय। यह हमको समझना चाहिए। अभी जयराम जी पुराने दिनों को याद कर रहे थे, यूएस क्लब को याद किया करते थे। मेरे बारे में उस समय कहा जाता था, मैं सबको बोलता था कार्यालय आओ, मैं कार्यालय मिलूंगा, कार्यालय मिलूंगा। कई बार मैं कार्यालय में नहीं होता था और जयराम जी उन दिनों पूर्णकालिक होकर के आए थे, बीमार थे, हमारे कार्यालय में रहते थे, तो इनको उनसे मिलना पड़ना था, जिससे मैं नहीं मिल पाता था। तो ये कहते थे कि नड्डा जी बोलते कार्यालय आओ, कार्यालय आओ, और खुद कई बार कार्यालय में होते नहीं है, प्रवास पर चले जाते हैं। तो मैं हमेशा सबको कहता था, कार्यालय बुलाने का मतलब कार्यकर्ता में विचारों का प्रदान करना, विचारों का देने का केंद्र है। तो कार्यालय है, संस्कार आते हैं तो कार्यालय से आते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैंने देखा है कि कार्यकर्ता कार्यालय आते आते कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता के साथ साथ आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग के साथ साथ वो आगे बढ़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए कार्यालय सिर्फ ऑफिस नहीं है, वो संस्कार का केंद्र है। वो संस्कार के दृष्टि से हम सब लोगों को अच्छी दृष्टि देने वाला केंद्र है। यह हमको समझना चाहिए। हम बचपन में कहा भी करते थे कि 5 क से चलता है। सबसे पहले कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता के साथ कार्यक्रम चाहिए, कार्यक्रम के साथ साथ कार्यकारिणी चाहिए, कार्यकारिणी के साथ साथ चलाने के लिए कोष चाहिए, और सब कुछ चलाने के लिए एक कार्यालय चाहिए। ये 5 क की बात हम करते थे। इसलिए विदाउट कार्यालय चलना यह बहुत उचित नहीं है। आप लोगों ने इस बात को शुरू किया है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आप इस कार्यालय में अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था भी कीजिए, साइंटिफिक तरीके से, डिजिटल तरीके से। यह डॉक्यूमेंटेशन करना, उसी तरीके से कार्यालय में मोर्चे और प्रकोष्ठों के लिए भी अच्छी उचित व्यवस्था कीजिए। किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, इन सब के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये लोग अपने तरीके से
संगठन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए भी योजन करने के लिए कार्यालय में उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने कोविड के दौरान, वैसे तो सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी, एक अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी जो लॉकडाउन नहीं हुई, बल्कि आपदा में अफसर की तरह आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसको मानते हुए डिजिटल तरीके से संगठन को चलाने का काम किया। और हिमाचल प्रदेश ने फीड द नीडी प्रोग्राम में लगभग 5 लाख फूड पैकेट्स बांटे हैं, लगभग 1,10,000 राशन किट बांटे हैं। उसी तरीके से लगभग 1,90,00,000 आपने पीएम केयर फंड में अपने आप को जोड़ा है, और उसी तरीके से सीएम सॉलिडारिटी फंड में भी आपने 8,50,00,000 रुपए दिया है। मैं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हिमाचल की जनता को धन्यवाद देता हूं कि पार्टी के आह्वान पर आपने सीएम सॉलिडारिटी के साथ जुड़े, पीएम केयर फंड के साथ जुड़े, और आपने 5 लाख फूड पैकेट्स और 1,50,000 राशन किट बांटे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसके साथ साथ आपने जो संपर्क अभियान चलाया, 4 बड़ी बड़ी रैलीज की, लगभग 46 लाख लोगों ने, 60 लाख की जनसंख्या, 60 से थोड़ी सी ऊपर जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की, और अगर 46 लाख लोगों को आपने वर्चुअल रैली के माध्यम से जोड़ा तो यह बहुत ही खुशी का विषय भी है। और हिमाचल प्रदेश को मैं इसके लिए बधाई देता हूं जिन्होंने इस तरीके से 46 लाख लोगों को जोड़ा है। मुझे बताया गया कि मंडल में 66 मंडल में इसमें कवर हुए वर्चुअल रैली में, और लगभग 34,552 लोगों ने इसको अटेंड किया। उसी तरीके से महिला मोर्चा ने वर्चुअल रैली की, जिसमें 59,000 लोगों ने अपने आप को जोड़ा। उसी तरीके से अन्य मोर्चाओं ने लगभग 111 रैलियां की, और उसमें से लगभग 13,000 लोगों को जोड़ा। मित्रों, यह समझने वाली बात है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपदा के समय में एक अवसर बना करके, आवश्यकता को आविष्कार की जननी मान करके, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मान करके, डिजिटल दुनिया के तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेवा कार्य किया। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द, मेरे ध्यान में है कि पवन राणा जी ने इस काम को आगे बढ़ाया होगा, लेकिन ई बुक, जितना भी काम हुआ है उसको ई बुक में बनाइए। और मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय ई बुक बन रही है। यह सारे प्रदेशों के काम को जोड़ करके नेशनल ई बुक बनेगा, और 9 भाषाओं में ट्रांसलेट होगा, दुनिया की 9 भाषाओं में, ताकि दुनिया में लोगों को पता चले कि अन्य जगह कोविड की लड़ाई सरकारों ने लड़ी है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और समाज ने भी लड़ाई लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें आगे रही है। इट इज गोइंग टू बिकम ए वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, दुनिया का एक अजूबा डॉक्यूमेंट बनेगा। और इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूएनओ की 9 भाषाओं में भी हम उसको ट्रांसलेट करने वाले हैं। यह हम आपके साथ बताना चाहते हैं, इस काम को करना चाहते हैं। भारत में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 20 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे, लगभग 5 करोड़ राशन किट बांटे, लगभग 5 करोड़ फेस मास्क बांटे, और लगभग 55 लाख लोगों को हम लोगों ने डोनेशन से जोड़ा है। और जो थैंक यू कोरोना वॉरियर्स थे, उसमें 12,87,000 लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। इस बात को हम ध्यान देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हमने कार्यालय की बात की, भारतीय जनता पार्टी की बात की। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम अच्छे काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम समाज को दृष्टि देने में अपना योगदान भी करते हैं, लेकिन हम लोग इन सब चीजों के जनता तक पहुंचाने में जितना हमको ध्यान रखना चाहिए उतना हम ध्यान नहीं रख पाते। हम क्यों ना बताएं लोगों को कि यह भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के समय, जब दुनिया में लोग अपने आप को हताश महसूस कर रहे थे, तो मोदी जी ने जो रास्ता भारत को दिखाया वो दुनिया के लिए रास्ता बन गया है। इस बात को हमको बताना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज अमेरिका का चुनाव हो रहा है, कोविड मैनेजमेंट वहां का इलेक्शन का मुद्दा है। बेदिन अगर किसी को
घेर रहे हैं ट्रंप को, तो वो कोविड मैनेजमेंट पर घेर रहे हैं। ये सब शक्तिशाली देश हैं, ये सब वो देश हैं जिनके पास स्वास्थ्य की सेवाएं भारत से अच्छी थी। ये स्पेन, ये फ्रांस, ये यूरोप के देश, ये जर्मनी, ये सब लोग भारत से स्वास्थ्य में अच्छे थे। लेकिन जब चैलेंज आया तो इन्होंने अपने आप को असहाय पाया, और ऐसे समय में माननीय मोदी जी ने टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ जनता को सुरक्षित किया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हमको बताना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। 130 करोड़, हर दूसरे दिन केसेस डबल हो रहे थे, हर दूसरे दिन, एवरी सेकेंड डे द केसेस आर बीइंग डबल्ड। हमारे पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था, हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास उस समय कोई भी वेंटिलेटर के लिए व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास उस समय टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम थी। लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया, और लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया। क्या तैयार किया? आज हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल 1600 हैं, और मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में भी टांडा मेडिकल कॉलेज और हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज दोनों कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, और साथ में ईओपीडी नेर चौक में भी चल रही है, टांडा में भी चल रही है, और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी चल रही है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। 1600 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, मोर देन 4 लाख डेडिकेटेड बेड्स हैं आज। उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 थी पर डे, आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 15 लाख है पर डे। उस समय हम एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनाते थे, पीपीई किट नहीं बनाते थे, लेकिन आज 4 लाख, 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पर डे भारत बना रहा है, और अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों को दे रहा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यही नहीं, 150 देशों को भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में पैरासीटामोल और HCQ की गोलियां पूरे देश में 150 देशों में दवाइयां पहुंचाई हैं। यह भारत का रोल रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन मैंने ये जो आपके सामने आंकड़े रखे हैं, मैं चाहूंगा कि हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर, गली-गली लोगों को बताए कि नेतृत्व का परिवर्तन और अच्छा नेतृत्व होने का असर क्या होता है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात करें, तो 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल देने का काम किया प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 80 करोड़ की जनता को 5 लाख गेहूं, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की है। हिमाचल प्रदेश तो संपन्न देश है, संपन्न प्रदेश है, लेकिन भारत में 80 करोड़ की जनता की सेवा और दिवाली तक इस सेवा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। 20 करोड़ जब बहनों को 3 महीने के लिए 500 रुपए पहुंचाने की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। उस समय कहते थे जनधन खाते खोलो, जनधन खाते खोलो, तो बोलते थे जनधन खाते खोलने से होगा क्या? अरे जनधन खाते खोलने से यह हुआ कि न पोस्ट ऑफिस, न मनी ऑर्डर, न पोस्टमैन, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, और 20 करोड़ जनता हमारी बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए चूल्हे जलने का इंतजाम हो गया। इसको हमको समझना चाहिए। हम जब कहते थे कि जनधन खाते खोलो और किसानों को खाते खोलने की बात बोलते थे, तो लोग बोलते थे कि मोदी जी क्या बात करते हैं, लाल किले के प्राचीर से खाते खोलने की बात करते हैं। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि 8 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में सीधे सीधे 2000 रुपए, 2000 रुपए और 2000 रुपए यानी 6000 रुपए की किस्त उनके खाते में पहुंचा दी गई है। इसका काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, इस बात को समझना चाहिए कि नेतृत्व की दूरगामी सोचने की ताकत का कितना असर पड़ता है और किस तरीके से फर्क पड़ता है। गैस का चूल्हा, उस गैस के चूल्हे के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए मुफ्त 3 सिलेंडर देने का काम किया है। और मैं यहां पर जयराम जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना चलाई है, और उस गृहिणी सुविधा योजना के तहत जितने बचे हुए गैस कनेक्शन के लिए लोग जो
अभ्यर्थी थे उनको उन्होंने जोड़ा है। लगभग 2,50,000 बहनों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। अब हिमाचल प्रदेश में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके यहाँ मुफ्त गैस का चूल्हा और व्यवस्था नहीं हुई है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत उन्होंने किया है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी आप लोगों ने इस तरीके का काम तो किया ही, लेकिन देश भर में 8 करोड़ लोगों की बहनों के 3 महीने के गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। यही नहीं, किसान सम्मान निधि तो मैंने बता ही दिया। दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया कि उनके खाते में 1,000 रुपए 3 महीने के लिए 1,000 रुपए पहुंचे, हमारी विधवा बहनों के लिए उनके खाते में पहुंचे, हमारे बुजुर्ग लोगों के खातों में पहुंचे, इस तरीके का इंतजाम किया तो हमारे आदरणीय मोदी जी के माध्यम से हुआ है, उसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत, मित्रों मैं आपसे निवेदन करूंगा 2 बातें कीजिए। एक, जहां हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, चाहे वो बद्दी है, चाहे वो पौंटा साहब है, फिर चाहे वो कांगड़ा के डाडा सिपाव के पास या आगे जाकर के जो इंडस्ट्रियल एरिया नूरपुर के बॉर्डर पर पड़ता है, इन सभी जगहों पर एमएसएमई सेक्टर में जो 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं कोलैटरल लोन्स के लिए, उसमें हम लोगों को उद्यमियों को जोड़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि जाइए और उद्यमियों के साथ मिलिए, उनको समझाइए और उनको ये आपदा में अवसर के दृष्टि से उनकी मदद करने के लिए आप आगे आइए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। इतना ही नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द संगठन के तौर पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का किसान ऐसा न रहे जो एफपीओ के साथ न जुड़े, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा ना हो जो एफपीओ में अपने किसानों की आवाज को बुलंद न करे। यह हमारा काम है। और 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है। आपने तय करना है कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में कोल्ड स्टोरेज कहां बनेगा, आपने तय करना है कि सुंदरनगर में स्टोरेज कहां बनेगा, आपने तय करना है कि लाहौल स्पीति में स्टोरेज कहां बनेगा, आपने तय करना है कि स्टोरेज ही नहीं, मक्का के लिए वैल्यू एडिशन कैसे करना है, आपने तय करना है कि गेहूं के साथ साथ और क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है, आपने तय करना है कि सेब का वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, आपने तय करना है कि नूरपुर के संतरों का वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, आपने तय करना है कि हमारे यहां होने वाले अच्छे फल उनके वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, आड़ू का क्या किया जा सकता है, प्लम का क्या किया जा सकता है, चेरी का क्या किया जा सकता है, और इसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, इसको हमको बताना है। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहां किसान बिल पास हुआ है। पहली बार मोदी जी ने किसानों को आजाद किया है। अब किसान को यह देखना नहीं है कि वो दिल्ली की मंडी से बंधा हुआ है या चंडीगढ़ की मंडी से बंधा हुआ है। जहां भी उसको उचित दाम मिलेगा उस मंडी से जुड़ जाने की स्वच्छंदता अगर किसी को है तो वो मोदी जी ने किसानों को दी है और फल उत्पादकों को दी है। इसको हमको समझना चाहिए। और इतना ही नहीं, मार्केट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस सप्ताह सेब का दाम क्या रहने वाला है बंगलौर में, इस सप्ताह सेब का दाम असम के गुवाहाटी में क्या रहने वाला है, इस सप्ताह सेब का दाम पटना में क्या रहने वाला है, इस सप्ताह सेब का दाम भोपाल में क्या रहने वाला है, और इस सप्ताह दिल्ली की मंडी में सेब का दाम क्या होने वाला है, यह किसान घर बैठे तय कर सकेगा और जान सकेगा। और वो तय कर सकेगा कि मैंने अपना संतरा कितने समय तक बचा सकता हूं और इसको किस मंडी में भेजूं ताकि हमको इसका अच्छे से अच्छा दाम मिले। ये आजादी दी है तो नरेंद्र मोदी जी के किसान के इस बिल ने दी है, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए इसको भी हमको जनता में बताने की आवश्यकता है। अब किसान किसी से बंधा हुआ नहीं है। अब किसान को उसमें से निकल करके आना है। पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये बिचौलिए जो बीच में पड़े हुए हैं, मुझे याद है यहां बैठे हैं युवराज जी, पूछिए इनका सेब कैसे जाता था, दिल्ली की मंडी में आ गए, अब घूम रहे हैं, कल में बिकेगा तुम्हारा, परसों बिकेगा, किस दाम बिकेगा मालूम नहीं,
और अंत में इनको जो पैसा थमा दिया, ये समझते थे कि जल्दी से वह घर वापस लौटो, क्योंकि मालूम नहीं दिल्ली में रहकर के और कितना नुकसान सहना पड़े। लेकिन अब किसान जागरूक हो गया है, उसको मालूम है कि नहीं, दिल्ली की सब्जी मंडी में ये रेट है, लेकिन बंगलौर की सब्जी मंडी में ये रेट है, हम तय करेंगे कि हमारा सेब कहां जाएगा। इसलिए मित्रों, ये फर्क और इसको हमको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत की जब मैं बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश का चंबा का रुमाल हम भूले नहीं। वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। हम पुले नहीं भूले, हम कुल्लू का शॉल नहीं भूले, हम कुल्लू की कोट टोपी नहीं भूले, हम लाहौल स्पीति की टोपी नहीं भूले, हम शिमला की टोपी नहीं भूले। हर के अपने अपने डिजाइन है और इसको वोकल को करके लोकल को वोकल करने की जरूरत है। और इसलिए मैं चाहूंगा, चाहे वो स्टोन कार्विंग का विषय हो, चाहे वो कुल्लू शॉल का विषय हो, ये इसकी ब्रांडिंग करने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि हमारे युवा साथी, युवा मोर्चा इन सब चीजों में आगे बढ़कर के आए और हिमाचल प्रदेश को वोकल फॉर लोकल होने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। चंबा का रुमाल, हम इसका कितनी अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे खान पान की चीजों का हम कितनी अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सारी बातों को करेंगे। मित्रों, हम सब ये भी जानते हैं कि मोदी जी ने 1 साल के अंदर, फिर चाहे वो धारा 370 था, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर बनने का और मोदी जी के द्वारा शिलान्यास का विषय था, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक का विषय था, सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जो चुनाव जिता करके भेजा, हिमाचल से, छोटे से प्रांत से 4 के 4 एमपी भेजे और 303 एमपी अगर दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में चुन करके आए, तो उसका नतीजा है कि आज भारत में धारा 370 भी धाराशाही हो गई, भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और ट्रिपल तलाक भी हो गया। ये सारी बातों को हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले माह, आज से शायद 15-20 दिन पहले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के अटल टनल का श्री गणेश किया। मैं आना चाहता था, लेकिन बिहार के चुनाव के उस समय कैंडिडेट्स का सिलेक्शन चल रहा था, इसलिए मैं नहीं आ सका। मुझे याद है अटल जी ने शिलान्यास किया था, शायद वो 98-99 की बात होगी जब उन्होंने शिलान्यास किया था। वो 2004 में जब वो अस्वस्थ हुए थे, उससे पहले मनाली आए थे और मैंने उनको कहा था कि सरकार बदल गई है, अटल टनल का काम रुक गया है। तो उस समय अटल जी ने कहा था, वो जो पत्थर है वो मेरे सीने पर पत्थर है, इसको समझना। मुझे कितनी खुशी हुई होगी जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस काम को अपने हाथ में लिया और आज वो अटल टनल तैयार होकर के जनता के लिए समर्पित हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश को भी बधाई देता हूं और देश की सुरक्षा में जो ये काम आया है उसको भी हमको समझना चाहिए। आज चीन में खलबली क्यों है? आज चीन में खलबली इसलिए है कि मोदी जी ने 6 साल में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के हमारे गलवान घाटी से लेकर के वहां तक ऑल वेदर रोड, 4 लेन रोड, 4700 किलोमीटर की सड़क पक्की बना दी है। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए हमारा बॉर्डर सुरक्षित करने में कोई कमी पिछले 6 साल में नहीं छूटी है। आपको जान करके, हम तो पहाड़ों के रहने वाले हैं, आप सब पहाड़ों के रहने वाले हैं, आपको मालूम होगा कि आर्मी का एक छोटे छोटे लोहे के ब्रिज होते थे। एक ट्रक एक तरफ से जाता था तो एक तरफ की लाइन लगती थी। आपको यह भी मालूम होगा कि वहां कन्वॉय चलता था, रोका जाता था, एक तरफ की ट्रैफिक रोक करके एक तरफ की ट्रैफिक निकाली जाती थी। आज 14,700 मीटर के ब्रिजेस, डबल लेन ब्रिजेस बन करके तैयार हैं, ऑल वेदर तैयार हैं, बड़े बड़े टैंक्स को भी ले जाने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की व्यवस्था मोदी जी ने की है। यह है सशक्त भारत, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, बहुत काम हुआ है। और मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में भी कोई आपने कसर नहीं छोड़ी है। अगर आपने यहां जो काम की दृष्टि से आपने किसान सम्मान निधि में लगभग 110 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसी तरीके से लगभग हिमाचल के लिए जो हिमाचलीज को आपने कोविड में 2.2 लाख लोगों को आप वापस लेकर के आए। और मैं जयराम जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि कोविड में अगर 2.5 लाख लोगों को आप लेकर के आए तो आप लोगों को लेकर के आए, लेकिन बीमारी को आपने रोका। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कितनी अच्छी व्यवस्था की होगी, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ईओपीडी आपने शुरू की है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
तो हिमाचल प्रदेश ने भी, अब जैसे गृहिणी सुविधा है, मैंने कहा 2.62 लाख लोगों को आपने जोड़ा है। उसी तरीके से हिम केयर में, अगर आयुष्मान भारत में हमने 5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा, तो आपने 5.5 लाख हिम केयर में जोड़ करके उनको भी आपने सुविधा देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मोदी जी के आशीर्वाद से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी आया है। मुझे अभी इस साल तो कोविड आने के बाद मैं हिमाचल नहीं आ सका हूं, लेकिन पूरी तीव्र गति से उस पर काम चल रहा है। इतनी जानकारी मैं रखता हूं और मैं हमेशा रिव्यू करता रहता हूं। मैंने अनुराग जी से भी चर्चा की है कि ये जो ऊना का सैटेलाइट सेंटर है, इस पर भी हम लोग ध्यान दें और इसको आगे बढ़ाएं। उसी तरीके से 4 मेडिकल कॉलेज, अब उसकी भी बिल्डिंग तैयार है और वो भी, वहां भी काम अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से ये जो हर घर जल है, उसमें लाहौल स्पीति उन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है जहां उत्तम काम हुआ है। 4 लेन का जहां तक सवाल है, उसमें लगभग 55 की डीपीआर तैयार है, उसको भी आप आगे बढ़ाइएगा। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसलिए हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी तीव्र गति से सारे कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने संगठन को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। मुझे मेरे आंकड़े सही होंगे ऐसा मैं मानता हूं, नहीं होंगे तो मुझे बाद में सही कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 2000 विस्तारक आपके यहाँ अपने डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी काम कर रही है। मैं सुरेश कश्यप जी को, पवन राणा जी को और सभी महामंत्री और उपाध्यक्ष लोगों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा काम संगठन में किया है और संगठन को मजबूती देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और मेरे आंकड़े सही होने चाहिए ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन जो